आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने तिरुमला की उनकी यात्रा में बाधा डाली। नायडू ने कहा वे झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पूर्ववर्ती को मंदिर में जाने से रोकने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा क्या किसी ने आपको जाने से रोका? अगर आपने नोटिस दिया है तो मीडिया को दिखाएं। आप झूठ क्यों फैला रहे हैं? रेड्डी ने कहा था कि उनकी पार्टी के साथ सभी कार्यकर्ता और नेताओं को नोटिस जारी किया गया था कि मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उनका यह बयान नायडू की टीडीपी और उसकी सहयोगी भाजपा द्वारा रेड्डी से मंदिर में जाने से पहले गैर हिंदुओं के खिलाफ एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की मांग के बाद आया है। लोकप्रिय मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के नियमों के अनुसार विदेशियों और गैर हिंदुओं को अपनी यात्रा से पहले पहाड़ी मंदिर में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा की घोषणा करनी चाहिए। हालांकि हाल ही में तिरुमला में आस्था घोषणा पत्र के साइन बोर्ड लगाए गए हैं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने रेड्डी पर हमला तेज कर दिया, जिस पर विवाद और गहरा गया, जो उनके इस दावे से शुरू हुआ था कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू बनाने में पशु वसा का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा सार्वजनिक जीवन में लोगों को परंपराओं का पालन करना चाहिए और जो करने की ज़रूरत है वह करना चाहिए। हर धर्म की कुछ परंपराएं होती हैं। अगर आप किसी पूजा स्थल पर जाना चाहते हैं तो आपको उन परंपराओं का सामना करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उन मान्यताओं और परंपराओं से ऊपर नहीं है। किसी को भी भगवान की परंपराओं और भक्तों की मान्यताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं जो दोनों के लिए अपमानजनक हो। रेड्डी ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए बिना अपनी प्रस्तावित यात्रा का बचाव करते हुए कहा कि देश में हर कोई उनके धर्म को जानता है और उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले भी कई बार तिरुमला मंदिर का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि हालांकि वह 4 दीवारों के भीतर बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन वह इस्लाम, हिंदू धर्म और सिख धर्म का सम्मान करते हैं। लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की। ये कदम बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा लोकायुक्त को निर्देश दिए जाने के कुछ दिनों बाद आया कि वह एमयूडीए द्वारा मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को 56 करोड़ रुपए की 14 साइटों के आवंटन में अवैधता के रूप पर सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करें। पूर्व और निर्वाचित सांसदों, विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत ने मैसूर में लोकायुक्त पुलिस को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर जांच शुरू करने का निर्देश देते हुए आदेश जारी किया था। यह आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मामले में सिद्धारमैया की जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को बरकरार रखने और बाद में आया था। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश उच्च न्यायालय की पीठ ने 24 सितंबर को कहा था कि सामान्य परिस्थितियों में एक राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं और वर्तमान मामला एक ऐसा अपवाद है को दर्शाता है और सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायली हमले में हिजबुल्लाह की ड्रोन इकाई के प्रमुख की मौत हो गई। आतंकवादी समूह और इजरायली सेना ने काहिरान समर्थित हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि हमले में मोहम्मद सरूर की मौत हो गई, जो 1973 में पैदा हुआ था। इजरायली सेना ने पहले एक बयान में कहा था कि उसके लड़ाकू विमान ने सरूर को निशाना बनाया और मार गिराया। उनकी पहचान हिजबुल्लाह की वायु इकाई के कमांडर के रूप में की। यह एक सप्ताह में हिजबुल्लाह कमांडरों को निशाना बनाकर किया गया चौथा हमला था, जो समूह के गढ़ों में से एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में हुआ। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमले में 2 और लोग मारे गए और 15 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर है। हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने बताया सरूर ने गणित की पढ़ाई की है और वह हिजबुल्लाह द्वारा यमन में भेजे गए शीर्ष सलाहकारों में से एक था, ताकि देश के हुती विद्रोहियों को प्रशिक्षित किया जा सके, जिन्हें ईरान का भी समर्थन प्राप्त है। लेबनान की आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा कि 3 मिसाइलों ने 10 मंजिला इमारत में एक आवासीय अपार्टमेंट को निशाना बनाया। एएफपी के एक फोटोग्राफर ने कहा कि हमले
का लक्ष्य उस इमारत के करीब था जहां पिछले शुक्रवार को हुए हमले में हिजबुल्लाह के कुलन राडवान फोर्स के प्रमुख इब्राहिम अकील और अन्य कमांडर मारे गए थे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमले में 7 बच्चों सहित 55 लोग मारे गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर में भारत सरकार की कार्यवाही की कड़ी आलोचना की और जम्मू कश्मीर तथा फिलिस्तीन के बीच तुलना की। उन्होंने कहा, इसी तरह फिलिस्तीन के लोगों की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए एक सदी तक संघर्ष किया है। उन्होंने भारत पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धताओं से मुकरने का आरोप लगाया। शरीफ ने भारत पर न्यायेतर हत्याओं, क्षेत्र में लंबे समय तक कर्फ्यू लगाने और अन्य कठोर उपायों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, एक क्लासिक उपनिवेशवादी परियोजना के तहत भारत कश्मीरी भूमि और संपत्तियों को जब्त कर रहा है और मुस्लिम बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक में बदलने के अपने नापाक इरादे के तहत बाहरी लोगों को कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बसा रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जब उसके उम्मीदवार सुंदर सिंह ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की आखिरी खाली सीट जीत ली। भाजपा के सिंह को 115 वोट मिले जबकि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार निर्मला कुमारी को कोई वोट नहीं मिला। कांग्रेस और आप ने चुनाव का बहिष्कार किया था। सिंह की जीत के साथ पैनल में भाजपा के 10 सदस्य हैं जबकि सत्तारूढ़ आप के पास केवल 8 हैं। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा, नियमों के अनुसार केवल महापौर ही एमसीडी हाउस की बैठक बुला सकता है, लेकिन उपराज्यपाल ने इसे बदल दिया और नागरिक निकाय के एक अतिरिक्त आयुक्त को ऐसा करने का निर्देश दिया। क्या यह चुनाव है? उन्होंने भाजपा पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। पीटीआई ने आप संयोजक के हवाले से कहा, नियम के मुताबिक हर पार्षद को बैठक से 72 घंटे पहले नोटिस भेजा जाना चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। भाजपा पार्षद कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सांसद चुने जाने के यह सीट खाली हो गई थी। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव को असंवैधानिक करार दिया और घोषणा की कि आप पार्षद इसमें भाग नहीं लेंगे। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने गुरुवार को 27 सितंबर को दोपहर 1 बजे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव कराने का आदेश जारी किया था। एमसीडी के आदेश में कहा गया था कि निगम द्वारा स्टैंडिंग कमेटी में एकमात्र रिक्त पद के लिए चुनाव 26 सितंबर को दोपहर 2 बजे निर्धारित किया गया था, जबकि उक्त चुनाव नहीं कराया गया और मेयर शैली ओबराय ने बैठक को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। देहरादून रेलवे स्टेशन पर रात में हिंसक दृश्य देखने को मिला जब 2 समुदाय के लोगों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पथराव हुआ और ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई। अधिकारियों ने बताया कि यह हिंसा बदायूं के एक युवक और युवती के बीच अंतर्धार्मिक संबंध के कारण हुई। अधिकारियों के अनुसार दोनों समुदाय के लोग यह जानने के बाद रेलवे स्टेशन पर एकत्र हुए कि युगल वहां मौजूद है। जल्द ही टकराव बढ़ गया जिसमें वस्तुएं फेंकी गईं और खड़ी ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और शांति के मद्देनजर रेलवे स्टेशन और उसके आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पहुंचे। पुलिस टीमों ने शांति बहाल करने के लिए रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों, जिसमें पास की रीता मंडी भी शामिल है, में पैदल गश्त की। अब तक जो हमें पता चला है उसके अनुसार बदायूं की एक नाबालिग लड़की किसी व्यक्ति से मिलने देहरादून आई थी। बदायूं में पहले से ही एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस ने लड़की की लोकेशन के आधार पर जीआरपी को भी सूचित किया और उसका विवरण दिया। इस बीच मामला किसी तरह बढ़ गया और हिंदू और मुस्लिम दोनों संगठन एक दूसरे से भिड़ गए। हंगामा हुआ और कुछ पत्थरबाजी भी हुई। स्थिति नियंत्रण में है और हमने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया है। देहरादून में एसएसपी सिंह ने कहा, एसएसपी ने उत्तेजित भीड़ से बात की और उनसे घर लौटने का आग्रह किया। इस बीच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि वे इसमें शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे और गहन जांच शुरू करेंगे। पुलिस हिंसा के लिए जिम्मेदार अपराधियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी कहती हैं, इस बार बजट में आपने देखा होगा कि कई डेस्टिनेशन को प्रमोट किया गया है। हमारे कई स्पिरिचुअल सर्किट, मंदिर, स्मारक, हमारे ग्रामीण पर्यटन को प्रमोट किया गया है। यहाँ राजस्थान मंडपम भी बनाने जा रहे हैं, इसका काम भी शुरू हो गया है। हम दिल्ली में भारत मंडपम की तरह ही इसे बनाएंगे। राजस्थान में शादियाँ अलग अलग स्मारकों पर, अलग अलग जगहों पर होती हैं, लेकिन ऐसा कन्वेंशन सेंटर बनाने की भी लोकेशन
कोशिश की जा रही है, जहां एक जगह पर सभी को सब कुछ उपलब्ध हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग पर भी बहुत ध्यान दिया जाएगा, यह बहुत बड़ा टूल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रियासी तीर्थ यात्रियों पर आतंकी हमले के मामले में जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में तलाशी ली। मामले में रियासी और राजौरी जिले में 7 स्थानों पर गहन तलाशी ली गई। एनआईए की टीमों द्वारा तलाशी लिए गए स्थानों में हाइब्रिड आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स को आवासीय परिसर के साथ ही इलाके में रहने वाले हाइब्रिड आतंकवादियों से जुड़े आसपास के जंगल शामिल थे। एनआईए की जांच के अनुसार जिन ओजीडब्ल्यू के परिसरों की तलाशी ली गई है, वे इलाके को पार करने वाले आतंकवादियों को आश्रय, बंदरगाह, भोजन और अन्य रसद सहायता प्रदान करने में भी शामिल थे, जो कश्मीर क्षेत्र के लिए पारगमन मार्गों में से एक है। झारखंड में जनसांख्यिकी मुद्दों पर भाजपा के राज्य चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं, एनआरसी बनाया जाएगा और जिन लोगों के नाम एनआरसी में नहीं होंगे उन्हें हम बांग्लादेश भेजना होगा। यह हमारी नीति होगी। एनआरसी बनने पर सभी को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा, सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी और अगर आप खुद को भारतीय नागरिक साबित नहीं कर पाए तो हम आपको कानूनी रास्ते से बांग्लादेश भेज देंगे। असम में हमारी एक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हमने 14 लाख लोगों की पहचान की है। हमने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि हमें एक बार और ऐसा करने दिया जाए। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से दूसरी बार संशोधन की अनुमति मिलती है तो यह संख्या और बढ़ जाएगी। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने सिर्फ सरकार बनाने के लिए काम नहीं किया, उन्होंने विचारों को बदलने का काम किया और इसलिए उन्होंने जो मन की बात कार्यक्रम शुरू किया वह भारत के मन से जुड़ने और भारत के मन और दिल में आत्मविश्वास पैदा करने का एक प्रयास था। इन 10 वर्षों में मन की बात ने सभी भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित किया है और यह पीएम मोदी के मन की भावना को भी दर्शाता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया है।